सिस्टम के एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इस कोर्स के कुछ मॉड्यूल्स बनाए थे, तकरीबन 10 से 12। ठीक है, हर स्लाइड में मैंने 1 से 4 डाले थे। तो पहला मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं, दूसरा हम कर रहे हैं, उसकी मिड में है। 3 लेवल आर्किटेक्चर और मैपिंग हम कर चुके हैं, और डेटाबेस मॉडल्स पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी भी मॉड्यूल्स हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम हम डेटा मॉडल्स की टाइप्स का सेकंड टॉपिक कवर कर रहे थे, तो पहले बात कर लेते हैं मॉडल्स क्या होता है। मॉडल हम रियल लाइफ किसी चीज़ के भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने हो तो हम उसके मॉडल्स बताते हैं। ठीक है, तो इससे हमें रियल वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे एक कार है, हम देखते हैं यार कार तो हमें एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर हम उसको मॉडल बनाए तो हमें उसकी कुछ मुश्किलात और कुछ चीज़ें वगैरह हमें समझ आती हैं। ठीक है, तो इसी तरह डेटा के मॉडल होते हैं कि हमने जो डेटाबेस बनानी है वो किस तरीके से बनानी है, तो डेटा मॉडल्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और डेटा मॉडल के हमने डिफरेंट पार्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हमने लास्ट में इंपॉर्टेंस बात की थी। तो एंड पे मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल। तो वहाँ मैंने आपको बताया था पहले 2 टाइप, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल तो हम कवर करेंगे, लेकिन फिजिकल डेटा मॉडल्स को हम शायद एंड पे सर्जरी तौर पर कवर कर लें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको ना करेंगे, क्योंकि हमारा DBMS का यहाँ तक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंटरनल लेवल पर ना ही जाए। बहरहाल अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम जाएंगे। तो सबसे पहले बात की थी ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल की। ठीक है, तो आप करस्पॉन्डिंग वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल के, ये रिकॉर्ड पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्दर मैंने 3 टाइप्स बताई थी, हायरार्चिकल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो आज हम बात करेंगे हायरार्चिकल मॉडल की, यानी विरासती मॉडल की। तो वो क्या होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हायरार्चिकल मॉडल यानी विरासती मॉडल क्या होता है, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए जो सबसे पुराने जो मॉडल यूज़ हुए थे, या जो बहुत बुनियादी थे, ठीक है, वो था हायरार्चिकल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या हायरार्चिकल क्यों कहते हैं, विरासती क्यों कहते हैं ऐसे, तो भाई इसमें एक बाप बेटे वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला रूट है या जो मेन है वो बाप होगा, और उससे जो शाखें निकल रही होंगी वो उसके चाइल्ड होंगे, यानी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। जैसे एक कार है, उसके ये नीचे चाइल्ड है, ठीक है, उसके बच्चे हैं। ठीक है, तो यही इसी वजह से इसे कहते हैं। और इसका जो सबसे पॉपुलर जो हायरार्चिकल सिस्टम, ठीक है, वो था IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये IBM ने 1968 में इंट्रोड्यूस कराया था, और ये तकरीबन अभी भी IBM के जो मेन फ्रेम्स पर डेटाबेसेस बनी हुई हैं उनमें कॉमनली यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये कवर कराया। तो इससे पहले की बात करूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, जैसे कि आप देखें कार कंपनी है जो कार्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो उसके एक डिफरेंट कार्स बनाती है, डिफरेंट मॉडल्स बनाती है। ठीक है, तो वो हर कार मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि मैंने आपको एक कार दिखाई है, वो एक इंजन, बॉडी और चेसिस पर मुश्तमिल है। ठीक है, वो फर्दर वो अपने पार्ट्स पर होते हैं, यानी एक असम्बली फर्दर सब असम्बलीज पर कंसिस्ट होती है। जैसे कि इंजन, पिस्टन वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से एक मैन्युफैक्चरर है, वो कार कंपनी लगाता है, वो चाहता है कि यार मैं ये जो कार बनाने लगा हूँ इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हाँ, एक मैकेनिक को बुलाता है, वो कहता है सर ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, वो ये वाली चीज़ें इंपोर्ट कर लेगा, या लोकली मैन्युफैक्चर करनी है तो वो उसकी कॉस्ट वगैरह। लेकिन जब थोड़ा अर्सा गुजरेगा तो वो मिस्त्री कहेगा सर ये वो चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, फलानी चीज़ तो मैं लगानी थी, वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो जैसे तो इससे जो उसने प्रोजेक्ट की लागत रखी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार है कि आप पहले एक कार का मॉडल बनाएं। ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के जिक्र करें, जैसे इंजन, बॉडी, चेसिस, फिर इंजन के हिस्सों का जिक्र करें, फिर बॉडी का, फिर चेसिस। इस तरीके से आप एक मॉडल बनाएं तो उम्मीद है कि हर चीज़ कवर हो जाएगी। अगर ना भी हुई तो आप उस मॉडल में एक चीज़ डाल के इसको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको उसकी कॉस्ट, लागत वगैरह के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कार और उसके पार्ट्स के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का है, और फर्दर अपने पार्ट्स के साथ पेरेंट चाइल्ड का, जैसे बॉडी है वो फर्दर लेफ़्ट और राइट डोर, होल्ड रूफ पर है, तो एक लेफ़्ट या राइट डोर, हैंडल, विंडो और लॉक पर है, यानी चाइल्ड की भी चाइल्ड है, यानी ये लॉक, विंडो और हैंडल का जो पेरेंट है वो राइट डोर है और या लेफ़्ट डोर है,
और ये इन डोर्स के जो पेरेंट्स है वो बॉडी है, और बॉडी का जो पेरेंट है वो कार है, ठीक है। इस तरीके से हम हर चीज़ को पर्टिकुलर पार्ट को लिंक कर सकते हैं और बता सकते हैं, और इस तरीके से हमें उसके बारे में लागत के बारे में पता चला। अब जैसे इंजन की अलग लागत निकल सकती है, बॉडी की अलग लागत निकल सकती है, चेसिस की अलग लागत निकल सकती है। तो इंजन की हमने अलग लागत निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, तो हम उसके पार्ट्स की निकालेंगे। बॉडी की निकालनी है तो हम पहले लेफ्ट डोर की निकालेंगे, फिर राइट डोर की निकालेंगे, फिर रोड की, फिर रूफ की। अब लेफ्ट डोर की किस तरह निकलेगी, उसकी तीन चीज़ों की हैंडल, विंडो, लॉक, और इस तरीके से फर्दर इनको क्लासीफाई करके हम निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम काफ़ी सारा एक कार के डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं। मतलब हैंडल को हम चेंज करके किसी और हैंडल लगा के, या कोई और विंडो लगा के, या कोई और लॉक लगा के हम कार को चेंज कर लेते हैं। यानी एक बुनियादी कार का ढांचा यही होता है, इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से, यानी इस तरीके से हमारे ये हायरार्चिकल मॉडल हमारी रियल लाइफ में काम आते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो हायरार्चिकल मॉडल में जो डेटा होता है वो हायरार्चिकल ट्रीज की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इन दो तमाम रिकॉर्ड हैं उनके दरमियान एक पेरेंट चाइल्ड का होता है। जैसे एक बाप है, उसके तीन बेटे हैं, बाप और चिल्ड्रन के दरमियान बाप बेटों का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, और यही इधर रिकॉर्ड में के अंदर भी होता है, ठीक है। मतलब एक रिकॉर्ड है हमारा, मतलब रिकॉर्ड 1 है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड 2 का पेरेंट है, ठीक है। तो ऐसे होगा कि ये जो हम मॉडल बनाएंगे उसमें जो रिकॉर्ड 1 है वो एक लेवल ऊपर होगा रिकॉर्ड 2 से, ठीक है। तो ये अमूमन हम जब बाइनरी ट्रीज बनाते हैं तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ऊपर, जैसे ये पेरेंट है, वो टॉप मोस्ट पर जो भी रिकॉर्ड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसको डिलीट करेंगे, नीचे वाले ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाले तमाम होते हैं वो इस पेरेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये कार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिलीट करेंगे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह बॉडी को ख़त्म करेंगे, इसके पेरे चाइल्ड ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर कोई इसको जाके लिंक करता है, ठीक है। और जहाँ बात कर लेता हूँ कि जहाँ जो भी सब मॉड्यूल है, ठीक है, मतलब कोई भी मॉड्यूल है, जैसे ये इंजन, बॉडी और चेसिस है, उसका सिर्फ एक ही होगा। जिस तरह ये लॉक, विंडो, डोर है, उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, दो पेरेंट नहीं होंगे, ठीक है, हायरार्चिकल मॉडल में। अगर वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं तो वो हमारा नेटवर्क मॉडल बन जाएगा, लेकिन हायरार्चिकल मॉडल नहीं रहेगा। और यहाँ मैं बता दूँ कि एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि इसमें रिलेटेड जो डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सेट्स की मदद से, ठीक है। मतलब एक रिकॉर्ड है, उसकी काफ़ी सारी अक्रेसेस अपीयर हो सकती हैं किसी जगह पर भी। तो इसको मतलब ऐसे है कि एक यूज़र डेटाबेस के एक चीज़ को अपडेट करता है, मतलब सन 1 के बारे में अपडेट करता है, तो जहाँ जहाँ भी इसकी अक्रस होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो इसको हम कंकरेंसी कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा तमाम डेटा अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हायरार्ची को पॉइंटर्स के थ्रू अपडेट करते हैं, ठीक है। जिस तरह पॉइंटर्स होते हैं, आपको C++ में देखते रहे पॉइंटर्स, एक लिंक वगैरह होता है, ठीक है। तो उनकी मदद से हम करते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स मेमोरी एड्रेस होते हैं। इसी तरीके से हायरार्चिकल में भी इसी तरह ही होता है। फादर सन में जो भी है वो एक पॉइंटर या एक लिंक देकर या एक लोकेशन दी जाती है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन, और इस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, रिकॉर्ड पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, तो हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये एक सिंपल स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है कि जो चाइल्ड और पेरेंट है उनके जो रिकॉर्ड हैं अमूमन डिस्क पर इकट्ठे या नज़दीक नज़दीक स्टोर होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब भी डिस्क को डेटा करना होता है वो साथ वाले रिकॉर्ड को उठा के यानी यूटिलाइज़ कर लेती है या उस पर प्रोसेसिंग कर लेती है। और इस तरीके से ये हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है और ये मैंने आप लोगों को बताया कि जल्दी काम हो जाता है, तो इसके लिए इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें पॉइंटर्स लगे होते हैं, हमें रिकॉर्ड सर्च नहीं करना होता, वो फ़ौरन पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है और वहाँ से डेटा उठा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अब
यहाँ मैं बताता चलूँ कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तो हम पहले ही से बता देते हैं कि फलाना फलाने का बाप है, फलाना फलाने का बेटा है, यानी इस तरीके से हम पहले प्री डिफाइंड रिलेशनशिप इनके रखते हैं। यानी हम खुद से रिलेशनशिप बाद में अपडेट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने कोई डाटा डालना है तो हमें पहले बताना पड़ता है कि भाई किसका पेरेंट है, किसका चाइल्ड है, ठीक है। इस तरीके से हमारी हायरार्की अपडेट होती रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो हम इसी इतना ज़्यादा ये अब स्लीट क्यों होता जा रहा है और कम क्यों यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह यह है कि इसको जो ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। यानी अगर कहीं बाप बेटे की कोई कहीं चेंजेस करनी है, किसी को डिलीट करना है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पेरेंट चाइल्ड के लिए अपने पॉइंटर्स को भी मैनिपुलेट करना पड़ता है और ये काफ़ी एक मुश्किल काम है, ठीक है। आजकल एप्लीकेशन मिल जाती हैं लेकिन फिर भी एक मुश्किल काम है। एज ए डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर या जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, आप डेटा बेस के स्टूडेंट, आप डेटा बेसिस बना रहे होंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो चूँकि ये हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर है, तो रियल लाइफ में कभी आप देखते हैं फलाना फलाने का बेटा, फलाना फलाने की बीबी और फलाना इस तरीके से, यानी जो चाइल्ड है फलाने का स्टेप सन या इस तरीके से, अगर उन चीज़ों को हम डालें तो ये शायद हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में डालना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो जैसे कि एक ऑर्डर है, हम एक मार्केट की डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर है, ठीक है, वो शायद एक से ज़्यादा पेरेंट्स उसके हों, ठीक है। तो क्योंकि एक से ज़्यादा डेटाबेसेस में वो ऑर्डर हो, जैसे कि वो कस्टमर के साथ भी लिंक हो जाएगा, ठीक है, वो ऑर्डर वाली में भी चली जाएगी, वो सेल्स पर्सन जिसने जिस ऑर्डर को यानी लिया है उसके साथ भी लिंक हो जाएगा। तो ऐसे होगा कि वो एक 3-4 पॉइंटर उसके पॉइंट करेंगे जो कि हायरार्चिकल मॉडल में पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो नेटवर्क मॉडल में पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरीके से रियल लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, वो कहीं उसका लिंक होता है अकाउंट्स के साथ भी होता है, स्टडीज़ के साथ भी होता है, 3-4 ऑफिस के साथ होता है, ठीक है, और 3-4 डिपार्टमेंट्स के साथ होता है। तो एक चूँकि हायरार्चिकल मॉडल में सिर्फ एक पॉइंटर अपने पेरेंट को हो सकता है, लेकिन अगर 3-4 पेरेंट्स आ जाए तो वो नेटवर्क मॉडल में जा सकता है, लेकिन इस हायरार्चिकल मॉडल में नहीं रहता। तो ये एक इशू है जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम नेटवर्क मॉडल यूज़ करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मॉडल के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कैप्शन में मैंने इस तरह किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग आपस में कभी एक बार कोई डिस्कशन है जो कि शायद इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है तो हम यूट्यूब के अलावा वहाँ भी कर सकें। बहरहाल अगर आप लोग करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो मैं किसी को माउंट नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेटवर्क मॉडल के साथ। इजाज़त हो।